नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम फिर एक नए विषय को समझेंगे और कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। आज के विषय का नाम है विशेषण। आपने पहले भी इस विषय के बारे में पढ़ा है, परंतु इसमें हम कुछ नए विषयों को पढ़ेंगे, जैसे प्रविशेषण, विशेष्य और विशेषण का तुलनात्मक अध्ययन। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। चमेली की खुशबू से घर महक रहा है, चाय में चीनी कम डालना, दादाजी कमजोर हो गए हैं, माँ ने ताज़ा टमाटर मंगाए हैं। अब इन वाक्यों में खुशबू, कम, कमजोर और ताज़ा, ये सब जो है विशेषता बता रहे हैं किसकी? संज्ञा की। तो इसलिए ये सब क्या है? विशेषण है। तो विशेषण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब इसी का एक भाग और है विशेष्य। अब विशेष्य क्या है? विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वे सभी शब्द विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, काला घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ विशेषण क्या है? काला। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की। तो यही घोड़ा क्या हो जाएगा? हमारा विशेष्य हो जाएगा। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को ही हम विशेष्य कहेंगे। एक और उदाहरण देखिए, मैंने थोड़ा दूध पिया। तो यहाँ थोड़ा तो विशेषण हो गया और दूध क्या है? हमारा विशेष्य, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो हमने जाना विशेषण और विशेष्य के बारे में। अब जानते हैं विशेषण के भेदों के बारे में। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब एक एक करके इनका विस्तृत रूप समझते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। उदाहरण देखिए, लाल गुलाब, वीर सैनिक। अब लाल गुलाब में कैसा गुलाब? लाल। तो यह उसकी विशेषता हो गई। कैसा सैनिक? वीर सैनिक। तो वीर उसकी विशेषता हो गई। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुणों या दोषों का बोध करवाते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द किसी के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि का बोध कराएं वे सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आइए कुछ और भी विशेषताएं देखते हैं, जैसे कि गुण दोष। इसके अंदर किस प्रकार के शब्द आएंगे? अच्छा, बुरा, सुंदर, मूर्ख, बुद्धिमान, आलसी, ये सब क्या है? गुण या दोष है, किसी व्यक्ति के गुण या दोष। अगला है रंग रूप, कि वह दिखने में कैसा है, वो चीज कैसी है? सफेद, काला, पीला, नीला, हरा, गोरा आदि। आकार और प्रकार, लंबा, चौड़ा, छोटा, चौरस, गोल आदि। स्वाद और गंध, खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, बदबूदार आदि। अब उसकी दशा कैसी है? वह किस अवस्था में है? बूढ़ा है, जवान है, रोगी, स्वस्थ, ताकतवर आदि। और स्थान, देश या काल, की वह वातावरण कैसा है, वह स्थान कैसा है? ग्रामीण, शहरी, जापानी, भारतीय, आगामी आदि। तो जो गुणवाचक विशेषण होते हैं उसमें इस प्रकार की विशेषताओं का वर्णन होता है। अब जानते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। उदाहरण देखिए, मेरे पास 5 सेब हैं। नमन कुछ खिलौनों से खेल रहा है। संगीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। अब देखिए, यहाँ 5, कुछ और 7वीं क्या कर रहे हैं? एक संख्या का बोध करवा रहे हैं। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चले वे सभी संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण देखिए, मुझे 2 पेन ला दो। पिताजी ने 50 रुपए दिए हैं, मेरे लिए 3 कॉपियां लाना। अब देखिए, इन सभी उदाहरणों में क्या है? संख्यावाचक शब्द जो है वह निश्चित है, यानी 2,
50 और 3। यहाँ निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये सभी क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो परिभाषित कैसे कर सकते हैं हम इसे? जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जहां भी आपको फिक्स्ड नंबर नजर आए वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। अब इसी का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण देखिए, आज दुकान पर कम ग्राहक आए, मेले में कई लोग आए थे, मेज पर अनेक पुस्तकें रखी थी। तो देखिए यहाँ संख्या जो दी है वह निश्चित नहीं है, जैसे कम, कई, अनेक। आप इनको गिन तो सकते हैं, परंतु फिलहाल यहाँ पर इनकी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। तो परिभाषा देखिए, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ आपको निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा। अब जानते हैं विशेषण के तीसरे भेद के बारे में, जो है परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण देखते हैं, 2 लीटर दूध काफी है, मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, थोड़ी सी चीनी दे दो। अब देखिए यहाँ पर माप तौल की बात की जा रही है, जैसे 2 लीटर, 4 मीटर, थोड़ी सी चीनी। तो ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिभाषा क्या कह सकते हैं हम? जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध हो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जहां भी माप तौल की बात की जाए वहां हम परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे। अब इसके भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाण तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहले जानते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। उदाहरण देखिए, नेहा आधा लीटर दूध लाई, 3 किलो आलू दे दो, मैंने 1 किलो नमक खरीदा। अब देखिए यहाँ निश्चित परिमाणवाचक का बोध हो रहा है, जैसे आधा लीटर, 3 किलो, 1 किलो। आपको यहाँ पता चल रहा है कि जो भी वस्तु या चीज यहाँ ली गई है उसका माप तौल क्या है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध करवाने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जहां आपको माप तौल की निश्चित संख्या का बोध पता चले वहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब जानते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। उदाहरण देखिए, कम चीनी खाना सेहत के लिए अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त भोजन है, डिब्बे में बहुत चावल हैं। अब देखिए यहाँ भी परिमाण का बोध है, लेकिन अनिश्चितता का बोध यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे कम, पर्याप्त, बहुत। अब देखिए चीनी, भोजन और चावल ये सब हम माप तौल सकते हैं, इनको केवल मापा जा सकता है, परंतु क्योंकि यहाँ निश्चित माप तौल का बोध नहीं है इसलिए यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिभाषा देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित माप तौल का पता नहीं चलता है उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जानते हैं विशेषण के चौथे भेद को, जो है सार्वनामिक विशेषण। वह घर नेहा का है, उस लड़की को बुलाओ, इन पुस्तकों को अलमारी में रख दो। अब देखिए यहाँ जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है वे सर्वनाम रूप में ना होकर विशेषण रूप में प्रयोग किए गए हैं, जैसे वह घर। अब यहाँ संकेत किया गया है, घर की विशेषता के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। वैसे ही उस लड़की, यहाँ उस लड़की की बात की गई है, संकेत किया गया है, तो यहाँ भी यह विशेषण रूप में प्रयोग किया गया। इन पुस्तकों में भी इन जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। ध्यान रहे, जब भी आपको सार्वनामिक विशेषण पहचानना हो तो वे सर्वनाम हमेशा संज्ञा के साथ लगे होंगे, तो वे विशेषण रूप में प्रयोग किए जाएंगे। उसकी परिभाषा देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। साथ ही इन्हें संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर।
संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण देखिए, 5 लोग नहीं आए हैं। अब यहाँ गिनती है 5 लोग, और उसके विपरीत मुझे 5 किलो चीनी चाहिए। देखिए यहाँ पर माप तौल की एक यूनिट दी है किलो। तो संख्यावाचक में आप किसी चीज को गिनते हैं, जबकि परिमाणवाचक में आप उसको मापते या तौलते हैं। मेरे पास 3 किताबें हैं। अब देखिए यहाँ किताब है जो केवल गिनी जा सकती है, और वो कितनी है? 3 है। इसके विपरीत परिमाणवाचक विशेषण देखिए, कल बहुत पानी बरसा। अब यहाँ पर ये भी परिमाणवाचक का बोध करा रहा है कि कितना पानी बरसा? बहुत, जो गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तौला जा सकता है। अब हम जानते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में क्या अंतर होता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा के स्थान पर होता है। हमने पढ़ा है कि सर्वनाम क्या करते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जबकि जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ किया जाता है तो वे सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो जब आप संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे सर्वनाम न रहकर क्या बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसमें अंतर समझते हैं। यह कल गांव से आया है। अब देखिए यहाँ तो यह जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, परंतु यह बालक बहुत होशियार है। अब देखिए यहाँ संज्ञा शब्द है बालक, और उसके साथ हमने यह का प्रयोग किया है, जो सर्वनाम न रहकर अब विशेषण की तरह प्रयोग हुआ। वैसे ही वे कब गए, अब ये जो वे का प्रयोग है ये सर्वनाम के रूप में है, जबकि वे बच्चे कब गए। अब देखिए यहाँ बच्चे यानी संज्ञा शब्द के साथ वे का प्रयोग हुआ, तो अब ये सर्वनाम नहीं रह गया, ये बन गया सार्वनामिक विशेषण। अब अगला विषय देखते हैं, विशेषण के लिंग और वचन। केवल आकारांत पुल्लिंग विशेषण में उनके विशेष्य के लिंग और वचन के कारण प्रायः परिवर्तन होता है। अब लिंग और वचन में विशेषण के अनुसार परिवर्तन होता है। कैसे? अच्छा बालक, तो क्या बालिका भी अच्छा होगी? नहीं, वह क्या हो जाएगी? अच्छी बालिका। अब यही जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो वह बन जाएगा अच्छे बच्चे। तो देखिए लिंग और वचन के अनुसार विशेषण का भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये क्या है? ये विकारी शब्द होते हैं। वैसे ही मोटा लड़का, मोटी लड़की और मोटे लड़के, तो देखिए लिंग और वचन के अनुसार विशेषण भी बदल गया। आकारांत के अलावा अन्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग विशेषणों में उनके लिंग और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये नियम केवल किसके साथ लागू होगा? आकारांत पुल्लिंग विशेषण के साथ। अब ये तो हमने जाना आकारांत पुल्लिंग विशेषणों के बारे में। इसके अलावा जो भी आकारांत पुल्लिंग विशेषण होते हैं उनमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है। अब हम जानते हैं प्रविशेषण के बारे में। विशेषणों के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं, यानी जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने जाना संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर है। अब यहाँ सुंदर क्या है? विशेषण है, और बहुत क्या है? प्रविशेषण है, क्योंकि वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। अब हम जानते हैं विशेषणों का संज्ञा के रूप में प्रयोग, कि विशेषण को संज्ञा रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं। बेईमानों से सावधान रहना चाहिए। वैसे बेईमान क्या है? एक विशेषता है, परंतु जब हमने इसे बेईमानों कह दिया तो ये संज्ञा रूप में प्रयोग हुआ। वैसे ही आज ईमानदारों की कमी हो गई है। ईमानदार शब्द क्या है? विशेषण है। जब हम कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है तो यह उसकी विशेषता है, परंतु जब हम कहते हैं ईमानदारों तो वह ईमानदार के पूरी एक जाति का बोध कराते हैं, यानी ईमानदार व्यक्ति। तो जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के बिना और बहुवचन के रूप में होता है तो वे संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो जब कुछ विशेषण क्या होते हैं? वचन बदल जाता है उनको, या बहुवचन के रूप में उनका प्रयोग होता है तो वे संज्ञा बन जाते हैं, विशेषण नहीं रहते हैं। अब हम समझेंगे विशेषणों की तुलना, कि हम विशेषण का तुलनात्मक अध्ययन कैसे कर सकते हैं।
प्रायः वस्तुओं और व्यक्तियों की तुलना की जाती है। हम कक्षा में भी अलग अलग बच्चों को तुलनात्मक अध्ययन से जानते हैं कि कौन सा बच्चा किसकी तुलना में किससे ज्यादा अच्छा है। तो विशेषणों की भी ऐसे ही तुलना की जाती है। विशेषण में तुलना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली है मूलावस्था। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता सामान्य रूप से प्रकट की जाती है। अब मूलावस्था में कोई तुलना नहीं होती, उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। यहाँ कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता। जैसे रजनीश दुबला छात्र है। अब यहाँ रजनीश की विशेषता बताई गई है कि वह एक दुबला छात्र है। दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थानों की तुलना की जाती है। अब उत्तरावस्था में क्या होता है? इसमें कोई 2 व्यक्ति या 2 वस्तु या 2 स्थान की तुलना की जाती है। जैसे भावना नीता से लंबी है। अब यहाँ 2 व्यक्ति हैं, भावना और नीता। अब दोनों की तुलना की गई कि भावना क्या है, नीता से ज्यादा लंबी है। तो ये हो गया विशेषण का तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ विशेषता है लंबी और जब हमने इसकी तुलना कर दी तो ये हो गई विशेषण की उत्तरावस्था। अब जानते हैं उत्तमावस्था के बारे में। इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा कहा जाता है। अब उत्तमावस्था में क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना की जाती है। जैसे राहुल कक्षा में सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है। अब कक्षा में बहुत से छात्र होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं, तो अब उन पूरी कक्षा में राहुल क्या है? सबसे बुद्धिमान छात्र है। तो देखिए यहाँ क्या है? उत्तमावस्था है, क्योंकि 2 से अधिक लोगों के साथ राहुल की तुलना की गई है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही तुलना की जा सकती है। तो ध्यान रहे, आप तुलनात्मक अध्ययन किस किस का कर सकते हैं? गुणवाचक का, अनिश्चित संख्यावाचक का और अनिश्चित परिमाणवाचक का। अधिक, ज्यादा, कम, बहुत, बड़ा आदि शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। तो आप इन शब्दों के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि वह ज्यादा मोटा है। अब आपने यहाँ ज्यादा लगा दिया तो यह शब्द तुलना के लिए प्रयोग किया गया। तत्सम शब्दों में उत्तरावस्था के लिए तर और उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे। उच्च जो एक मूलावस्था है, जब हमने उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में इसको लिखा तो बनाया उच्चतर, उच्चतम। महान, महानतर, महानतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। तो आप तर और तम लगा के उनकी जो अवस्थाएं हैं वो बदल सकते हैं। अब जानते हैं विशेषण शब्दों की रचना की। विशेषणों की रचना किस प्रकार से की जा सकती है? हिंदी भाषा में मूल विशेषणों की संख्या कम ही है। मूल विशेषण यानी जो किसी अन्य शब्द की सहायता से ना बने हो, तो यानी वो किसी प्रत्यय से या किसी उपसर्ग से ना बने हो, केवल मूल रूप में प्रयोग किए जाएं, ऐसे विशेषणों की संख्या बहुत कम है। जैसे सुंदर, ऊंचा, भोला, नेक आदि। मूल विशेषणों को छोड़कर अन्य विशेषणों की रचना 4 प्रकार से की जाती है। तो इनको हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। मूल विशेषणों को छोड़कर अन्य विशेषणों की रचना 4 प्रकार से होती है। किस किस से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय द्वारा हम विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं। पहले जानते हैं संज्ञा द्वारा विशेषणों की रचना। एक प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्द से विशेषण बनाए जा सकते हैं। जैसे अर्थ में जब हमने एक प्रत्यय लगाया तो बना आर्थिक। मास में एक प्रत्यय लगाने पे बना मासिक। नीति से नैतिक, दिन से दैनिक। तो देखिए हमने इनमें केवल एक प्रत्यय लगाया और ये संज्ञा से क्या बन गए? विशेषण बन गए। इसके बाद हम इत प्रत्यय लगाकर भी विशेषण की रचना कर सकते हैं। जैसे चित्र में इत प्रत्यय लगाकर बना चित्रित, परिचय में इत प्रत्यय लगाकर बना परिचित, संचय से संचित, जीव से जीवित। तो यहाँ भी संज्ञा से हमने इत प्रत्यय लगाकर उसे विशेषण में परिवर्तित कर दिया। आ, ई प्रत्यय लगाकर विशेषण की रचना की जा सकती है। जैसे
प्यार से प्यारा, रोग से रोगी, ज्ञान से ज्ञानी, योग से योगी, दोष से दोषी। तो देखिए किस प्रकार से हमने आ और ई प्रत्यय लगाकर विशेषण की रचना की। अब जानते हैं ई प्रत्यय लगाकर विशेषण रचना। जैसे पूजा में जब हमने ई प्रत्यय लगाया तो बना पूजनीय, मानव में ई प्रत्यय लगाकर बना मानवीय, भारत से भारतीय। तो देखिए ये सभी क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं, केवल ई प्रत्यय लगाकर ये क्या बन गए, विशेषण बन गए। फिर है आलू प्रत्यय लगाकर हम विशेषण की रचना कर सकते हैं। जैसे दया से दयालु, शंका से शंकालु, कृपा से कृपालु, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु। तो केवल आलू प्रत्यय लगाकर हमने उसे विशेषण में परिवर्तित कर दिया। अब है ईला और वाला लगाकर विशेषण की रचना। जैसे कांटा से कंटीला, खर्च से खर्चीला, जोश से जोशीला, दर्द से दर्दीला। अब ईला और वाला प्रत्यय लगाकर भी हम विशेषण की रचना कर सकते हैं। इसके बाद मान, वान, वती, मति प्रत्यय लगाकर भी हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे श्री से श्रीमान, बुद्धि से बुद्धिमान, सत्य से सत्यवान, रूप से रूपवान। तो इन शब्दों को प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बना सकते हैं। और भी अन्य तरीकों से विशेषण की रचना हो सकती है। जैसे विष्णु से वैष्णव, रक्षा से रक्षक, पिता से पैतृक। अब जानते हैं कि हम सर्वनाम से विशेषण की रचना कैसे कर सकते हैं। जो एक सर्वनाम है विशेषण में बन गया जैसा, यह ऐसा, वह वैसा, मैं मेरा या फिर मुझसा। अब देखते हैं कि क्रिया से हम विशेषण कैसे बना सकते हैं। क्रिया शब्द है लड़ना, विशेषण में हो गया लड़ाकू, बेचना बिकाऊ, कमाना कमाऊ, बनाना बनावटी। तो हम क्रिया से भी विशेषण की रचना कर सकते हैं। अब जानते हैं अव्यय से विशेषण की रचना कैसे हो सकती है। अव्यय शब्द है बाहर, विशेषण में बन जाता है अगला। अव्यय शब्द है बाहर, विशेषण में बन जाता है बाहरी। अव्यय शब्द है पीछे, विशेषण में बन जाता है पिछला। तो हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय इन सब से विशेषण की रूप रचना सीखी। आइए एक बार दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुणों या दोषों का बोध करवाते हैं वे कौन से विशेषण हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, और जिन संज्ञा सर्वनाम से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध हो वहां कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और वहीं जो निश्चित मापतौल का बोध ना कराएं वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और साथ ही ये संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। अभ्यास करते रहिए। जो भाग ना समझ आया हो वीडियो को दोबारा देखिए और नोट्स बनाना ना भूलिए। इसी के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।